हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानवदरिया हेमंगी। इस वीडियो में हम 10 मोलरिस्ट के बारे में सीखेंगे। 10 मोलरिस्ट आसव और अरिस्ट कल्पना का एग्जाम्पल है जो कि संधान कल्पना में इंक्लूडेड है। 10 मोलरिस्ट के बारे में सीखने से पहले संधान कल्पना क्या है वो ब्रीफ में देखते हैं। इन भेषज विज्ञान द वर्ड संधान मीन्स प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। संधान कल्पना में फर्मेंटेशन होने से अल्कोहल जनरेट होता है। ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है। इसमें धातकी पुष्प, मधुक पुष्प, किण्व, यीस्ट जैसे द्रव्य अल्कोहल जनरेट करने के लिए ऐड किए जाते हैं। इट हैविंग इनफाइनाइट सेल्फ लाइफ। इस तरह से तैयार किया हुआ आसव अरिस्ट जितना पुराना हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ इनफाइनाइट है। इट हैविंग तीक्ष्णादि गुण, सो इट कैन एब्जॉर्ब इजीली एंड क्विकली। ये तीक्ष्ण गुण वाला होता है जिससे वो शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म। ये प्रिपरेशन लिक्विड फॉर्म में होती है जिससे कि वो पीडियाट्रिक से लेकर जीरियाट्रिक पेशेंट में इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड पैलेटेबल। इसमें अम्ल द्रव्य और मधुर द्रव्य ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा रहता है। संधान कल्पना इज़ अ हाईली न्यूट्रिटिव टू द बॉडी। इसमें मधुर द्रव्य जैसे कि गुड़, मधु, द्राक्षा और शर्करा ये ऐड किए जाते हैं। इसके कारण ये कल्पना हाईली न्यूट्रिटिव होती है। अब बात करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो संधान कल्पना की मेन दो कैटेगरी है। एक है मध्य कल्पना मीन्स अल्कोहलिक प्रिपरेशन और दूसरी है सुप्त कल्पना यानी कि एसिडिक प्रिपरेशन। मध्य कल्पना में यीस्ट या धातकी पुष्प से फर्मेंटेशन किया जाता है और सुप्त कल्पना में एसिड बेसिलाई की मदद से फर्मेंटेशन किया जाता है। मध्य कल्पना की सब कैटेगरी में सूरा, सिद्धू, वारुणी, आसव, अरिस्ट, कोहल, मेरई जैसी कई कल्पनाएं आती है। और सुप्त कल्पना में सुक्त, तुशाम्बु, सौवीर, कांजिक, शंडाकी जैसी कल्पनाएं इंक्लूडेड है। आसव और अरिस्ट का मेनली डिफरेंस उसके जो बेस द्रव्य लिया जाता है उसमें है। आसव में बेस के तौर पर स्वरस लिया जाता है और अरिस्ट कल्पना में बेस के तौर पर किसी द्रव्य का क्वाथ यानी कि डिकॉक्शन लिया जाता है। आसव कल्पना में शीत द्रव्य या शीत वीर्य वाली औषधियाँ यूज की जाती है और अरिस्ट कल्पना में उष्ण वीर्य औषधियाँ यूज की जाती है। संधान कल्पना के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या द्रव्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज क्वाथ द्रव्य मीन्स डिकॉक्शन बनाने के लिए यूजफुल द्रव्य। सेकेंड इज द्रव द्रव्य यानी कि लिक्विड प्रिपरेशन। थर्ड इज मधुर द्रव्य मीन्स स्वीटनिंग एजेंट्स। फोर्थ इज प्रक्षेप द्रव्यस विच आर एडिशनल ड्रग्स। फिफ्थ इज संधान द्रव्य मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर फर्मेंटेशन विच स्टार्ट्स द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब हम 10 मोलरिस्ट का जो श्लोक है वो देखेंगे। श्लोक सारंगधर संहिता में से लिया है। उसके मध्यम खंड में 10th चैप्टर में ये दिया गया है। पर्ण्यो बृहत्यो गोकंठो बिल्वो अग्निमंथको अरुलुः पाटला काश्मरी चेती 10 मूलम इह उच्यते। ये जो 10 नाम है वो 10 मूल है जिसकी वजह से इसे 10 मोलरिस्ट कहा जाता है। फिर है 10 मूलानि कुर्वीतः भागे पंचपले पृथक। फिर इसके बाद अब 10 मोलरिस्ट के श्लोक के बारे में देखते हैं। उसका रेफरेंस सारंगधर संहिता मध्यम खंड 10th चैप्टर में से है। श्लोक है पर्ण्य बृहत्यो गोकंठो
बिल्वो अग्निमंथकोऽरलुः पाटला काश्मरी चेति दशमूलम् इह उच्यते। दशमूलानि कुर्वीत भागे पंचफलैः पृथक्। पंचविंशत्फलं कुर्यात् चित्रकं पुष्करं तथा कुर्यात् विंशत्फलं लोत्रं गुडुचि तत्समा भवेत्। फलैः षोडशभिर्धात्री रविसंख्या लभा। खदिरो बीजसारश्च पथ्या चेति पृथक् फले। अष्टभिर्गुणे ते कुष्ठं मंजिष्ठा देवदारु च। विडंगम मधुकम भारंगी कपित्थो अक्षः पुनर्नवा। चव्यम मासी प्रियंगुश्च सारिवा कृष्ण चीरकम। त्रिवृत्ता रेणुका रासना पिप्पली क्रमुकः षठी। हरिद्रा शतपुष्पा च पद्मकं नागकेसरम। मुस्तम इंद्र यवः शृंगी जीवक ऋषभको तथा। मेदा च अन्य महामेदा काकोल्य वृद्धि जीवके। कुर्यात् पृथक् द्विफलिकान् पचेद अष्ट गुणे चले। पर्णियों से लेकर वृद्धि तक के सभी द्रव्य क्वाथ्य द्रव्य है। फिर द्राक्षाक्वाथ के बारे में बताया गया है। चतुर्थंशं श्रुतं नीत्वा मृद पांडे सन्निपातयेत्। चतुष्षष्टिफलां द्राक्षा पचेत् नीरे चतुर्गुणे। त्रिपादशेषं शीतं च पूर्वक्वाथे श्रुतं क्षिपेत्। फिर आगे क्षौद्र और गुड़ जो मधुर द्रव्य है उनके बारे में बताया है। द्वांत्रिंशत् फलिकं क्षौद्रम दध्यात् गुड़म चतुर्शतम। फिर प्रक्षेप द्रव्य के बारे में बताया है। त्रिंशत् फलानि धातक्या कंकोलम जलचंदनम। जातिफलम लवंगम च त्वग एलापत्रकेसरम। पिप्पली चेति संचूर्णय भागे द्विफलिकैः पृथक्। शाणमात्रं च कस्तूरी सर्वम् एकत्र विनिक्षेप। भूमौ निखायतेद् भाण्डं ततो छात रसं पिबेत्। कतकस्य फलं क्षिप्त्वा रसं निर्मलतां नयेत्। ये सारे प्रक्षेप द्रव्य थे। फिर आगे उसकी रोगघ्नता दी गई है। ग्रहणीं अरुचिं श्वासं कासं गुल्मं भगंधरम। वातव्याधिं क्षयं छर्दि पाण्डुरोगं च कामलां। कुष्ठान्य अर्शांसि मेहांश्च मंदाग्निम उदराणि च। शर्करा अश्मरी मूत्रकृच्छ्रे धातुक्षयं छयेत्। कृशानां पुष्टिजननो बन्ध्यानां गर्भदः परः। अरिष्टो दशमूलाख्यास तेजः शुक्र बलप्रद। इस श्लोक में दशमूला लिस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी, फिर दशमूला लिस्ट बनाने की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो, और उसके इंडिकेशंस दिए गए हैं। श्लोक को आगे हम डिटेल में देखते हैं। पहले सभी इंग्रेडिएंट्स है और उसकी मात्रा दी गई है। पर्णियों मीन्स 2 पर्णी, शालिपर्णी और पृष्णिपर्णी। फिर बृहत्यो यानी कि 2 बृहति, बृहति और कंटकारी। गोकंटक यानी कि गोक्षुर। बिल्व, अग्निमंथ, अरलु मीन्स योनाक, पाटला और काश्मरी। ये सारे 10 मूल के द्रव्य है। इनका मूल यानी कि रूट पार्ट यूज किया जाता है। दशमूला लिस्ट में ये 10 द्रव्य प्रदान है, इसलिए इसे दशमूला लिस्ट कहा गया है। ये सभी 10 द्रव्य 5 पल की मात्रा में लेने हैं, यानी कि 240 ग्राम। इस टेबल में उनके लैटिन नेम, यूजफुल पार्ट और मात्रा दी गई है। बिल्व, शोनाक, गांभारी, पाटला, अग्निमंथ, शालिपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। यहाँ तक 10 मूल के द्रव्य थे।
फिर 10 मूल के द्रव्य के साथ दूसरे भी क्वाथ्य द्रव्य इसमें ऐड किए जाते हैं। चित्रक मूल और पुष्कर मूल दोनों 25 पल की मात्रा में लेने हैं। फिर है लोध्रत्वक एंड गुड़ुचिका कांड यानी कि स्टेम, दोनों 20-20 पल की मात्रा में लेने हैं। फिर है धात्री यानी कि आमलकी के फल, जो 16 पल मात्रा में लेना है। दूरालभा का पूरा पंचांग लेना है और 12 पल लेना है। फिर खदीर और विजय सार दोनों 8 पल लेने हैं और उनका सार भाग लेना है। फिर पथिया यानी कि हरी तकी के फल 8 पल मात्रा में लेना। कुष्ठ से लेकर आगे वृद्धि तक के बाकी के सभी क्वाथ्य द्रव्य 2 पल मात्रा में लेने हैं। कुष्ठ और मंजिष्ठा का मूल उपयोगी है और देवदारू का हार्टवुड यानी कि सार यूजफुल है। फिर विडंग के फल, मधुक यानी कि यष्टि मधु एंड भारंगी, इन दोनों के मूल लेने हैं। फिर कपित्त के फल लेने हैं। अक्ष यानी कि विभिन्न तक के भी फल लेने हैं। पुनर्नवा का मूल लेना है। चव्य का कांड यानी कि स्टेम लेना है। जटामांसी के कंद यानी कि राइजोम यूज़ करने हैं। ये सभी 2 पल मात्रा में ही लेने हैं। फिर प्रियंगु के पुष्प लेना है। सारयु उसका मूल, कृष्णजीरक के फल, त्रिवृत के मूल, रेणुक यानी कि निर्गुंडी के बीज, रासना के पत्र, पिप्पली के फल, क्रमुक यानी कि पूग के बीज, ये सभी भी हमें 2 पल मात्रा में ही लेने हैं। फिर शठी या शटी उसके कंद लेने हैं। हरिद्राक का कंद, शतपुष्पा के फल, पद्मक का कास्ट एंड स्टेम, नागकेसर के स्टेमेंस, मुस्ताक के कंद, इंद्रयोग के बीज, श्रृंगी यानी शुंठी का राइजोम, ये सभी भी हमें 2 पल मात्रा में ही लेने हैं। लास्ट के जो 8 द्रव्य है वो अष्टवर्ग के द्रव्य है, जिनके नाम है जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, वृद्धि एंड वृद्धि। इन सभी के भी मूल ही उपयोग में लेने हैं, वो सभी 2 पल मात्रा में लेना है। तो ये 54 क्वाथ्य द्रव्य है। फिर क्वाथ्य द्रव्य के बाद संधान कल्पना का दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है द्रव द्रव्य। द्रव द्रव्य के रूप में पानी लेना है। इन सभी द्रव्यों की टोटल क्वांटिटी से 8 गुना यानी कि 96 लीटर पानी लेना है। फिर द्राक्षाक्वाथ, द्राक्षाक्वाथ बनाने के लिए 64 पल यानी कि 64 पल द्राक्षा लेना है। उसमें 4 गुना पानी ऐड करना है और फिर 1/4 तक रिड्यूस करना है, जिससे हमें 3.7 लीटर द्राक्षा का क्वाथ मिलेगा। फिर संधान कल्पना का तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मधुर द्रव्य। इसमें 2 मधुर द्रव्य है। मधुर यानी कि हनी, जो 2/3 पल मीन्स 32 पल यानी कि 1.5 kg लेना है। गुड़ यानी छेगरी, जो 4 पल मीन्स 400 पल यानी कि 19.2 किलोग्राम लेना है। फिर चौथा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है संधान द्रव्य, जो कि मेन संधान कल्पना का इंग्रेडिएंट है। आसव और अरिष्ट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर धातकी पुष्प का उपयोग करेंगे, जो 63 पल मीन्स 30 पल यानी कि 1.4 किलोग्राम लेना है। फिर संधान कल्पना का 5वां एसेंशियल इंग्रेडिएंट है प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। कस्तूरी के सिवाय के सभी द्रव्य 2 पल यानी कि 96 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। पहला है कंकोल, उसका फल यूज में लेना है। फिर छल, उसके रूट लेने हैं। श्वेत चंदन का सार, छाती फल के बीज, लवंग की जो कली यानी कि क्लोव्स है वो।
फिर त्वक की छाल, एला के बीज, तेजपत्र के पत्र, नाग केसर के स्टेमन, पिपली के फल, ये सभी 2 पल मात्रा में लेने हैं। फिर कस्तूरी, जो एक एनिमल प्रोडक्ट है, वो हमें 1 क्षण मात्रा में लेना है, यानी कि 3 ग्राम लेना है। अब बात करते हैं दसमूलारिस्ट बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहला है, ऑल द क्वाथ द्रव्य आर टेकन इन अ बिगर डिकॉक्शन वेसल अलोंग विथ 96 लीटर ऑफ वाटर। सभी यानी कि 54 क्वाथ द्रव्य है, उनको एक बड़े वेसल में लेना है और उसमें 8 गुना पानी यानी कि 96 लीटर पानी ऐड करना है। द वेसल इज प्लेस्ड ओवर अ माइल्ड फायर, बॉइल्ड एंड रिड्यूस टू क्वार्टर। इस वेसल को हमें मंदाग्नि पर रखकर क्वाथ बनाना है और 1/4 तक रिड्यूस करना है, जिससे हमें 24 लीटर क्वाथ मिलेगा। फिल्टर्ड इनटू अ क्लीन वाइड माउथ वेसल। इस तरह तैयार किया हुआ क्वाथ हमें किसी बड़े वेसल में फ़िल्टर कर लेना है। फिर इन सिमिलर वे प्रिपेयर अ क्वाथ ऑफ द्राक्षा, एड 3.5 लीटर वाटर एंड रिड्यूस टू 1/4। इसी तरह से द्राक्षा का भी क्वाथ बनाना है। द्राक्षा लेकर उसमें 4 गुना पानी डालकर 1/4 तक मंदाग्नि पे पकाना है। फिर मिक्स्ड विथ अर्लियर क्वाथ, जो द्राक्षा का क्वाथ बनाया है उसे जो आगे औषधि का क्वाथ बनाया था उसमें हमें मिक्स कर देना है। फिर है आफ्टर क्वाथ कोल डाउन, गुड इज एडेड एंड स्टीर्ड टिल गुड डिजोल्व कम्प्लीटली। क्वाथ को कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाने के बाद उसमें मधुर द्रव्य यानी कि गुड़, जो 20 किलोग्राम की मात्रा में लिया है, वो ऐड करना है और उसे कंटिन्यूअसली स्टीर करते रहना है, जिससे कि वो पात्र में नीचे जमा न हो और पूरी तरह से क्वाथ में डिज़ोल्व हो जाए। फिल्टर्ड वंस टू रिमूव फिजिकल इम्प्योरिटी। एक बार फिर से इसे फिल्टर कर लेना है ताकि उसमें से फिजिकल इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाए। मधु यानी कि हनी 1.5 kg लेना है, वो भी इसमें ऐड करना है। फिर है एट द लास्ट ड्राइड एंड क्लीन धात की पुष्प, जो 1.5 kg लिए है, वो भी उसमें ऐड करने हैं, जो संधान प्रक्रिया होने के लिए आवश्यक है और इसी से संधान प्रक्रिया शुरू होगी। फिर अदर प्रक्षेप द्रव्यस लाइक कंकोल आदि आर एडेड इन चूर्ण फॉर्म अकॉर्डिंग देयर मेंशन क्वांटिटी। लास्ट में प्रक्षेप द्रव्य मिलाने हैं। कंकोल आदि से लेकर पिपली तक के सभी द्रव्य 2 पल मात्रा में लेने हैं। सभी प्रक्षेप द्रव्य शुष्क और चूर्ण स्वरूप में होने चाहिए। पुट इट इन अ फ्यूमिगेटेड संधान पात्र। अब तैयार किए हुए प्रिपरेशन को संधान पात्र में लेना है। क्लासिकली मड पॉट यूज़ करते हैं। अभी के समय में चाइना क्ले पॉट यानी कि चिनाई मिट्टी का वेसल भी यूज़ किया जाता है और दूसरे संधान पात्र भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वुडन ड्रम, सीमेंटेक फॉर लार्ज क्वांटिटी, सिंथेटिक ड्रम और ग्लास जार, स्टेनलेस स्टील वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। संधान पात्र को पहले अच्छे से फ्यूमिगेट यानी कि धूपन करना है और लेपन करना है, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन या फंगस ना हो। फिर केप्ट इन अ सूटेबल प्लेस टू मेंटेन रिक्वायर्ड टेम्परेचर। संधान पात्र को ऐसी जगह पर रखना है जहां रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन हो सके। संधान के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सफिशिएंट है। यह टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सूटेबल है। सबसे अच्छी मेथड है संधान पात्र को धान्य या हश्क में रखना। फार्मेसी में लार्ज स्केल पर बनाने के लिए अलग से टेम्परेचर रेगुलेटेड एक डार्क रूम में रखते हैं।
फिर फ्रॉम नाउ ऑन द ऑनसेट ऑफ फर्मेंटेशन इज़ ऑब्जर्व डेली फॉर 3 to 5 days। इस संधान पात्र को 3 से 5 दिन तक रोज़ ऑब्जर्व करते रहना है जब तक कि संधान शुरू ना हो जाए। एज फर्मेंटेशन स्टार्ट, संधि बंधन ऑफ संधान पात्र इज डन। 3 से 5 दिन के बाद फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए तब उसे संधि बंधन करके सील कर लेना है। लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 25 to 30 days। इस संधि बंधन किए हुए संधान पात्र को 25 से 30 दिन के लिए संधान होने के लिए रख देना है। फिर ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ फर्मेंटेशन कंप्लीशन। 25 से 30 दिन के बाद संधान पूरा होने के कुछ लक्षण हमें ऑब्जर्व करने हैं। ऑब्जर्वेशन हमें दोनों समय पर करना है। एक, संधान प्रक्रिया शुरू हो तब, यानी कि ऑनसेट ऑफ फर्मेंटेशन, और दूसरा, संधान प्रक्रिया पूरी हो गई ऐसा इंडिकेट करने, यानी कि कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन। उसका फर्स्ट साइन है या फिर ऑब्जर्वेशन है, जब संधान प्रक्रिया शुरू हो तब उसमें प्रक्षेप द्रव्य लिक्विड में ऊपर रहेंगे, और जब संधान प्रक्रिया पूर्ण हो गई होगी तब उसमें प्रक्षेप द्रव्य पात्र में नीचे चले जाएंगे। फिर दूसरा है एफरवेसेंस। जब संधान प्रक्रिया कंटिन्यू होगी तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एफरवेसेंस यानी कि बबल्स दिखाई देंगे। संधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद एफरवेसेंस आना बंद हो जाएंगे। फिर तीसरा है साउंड, यानी कि बबल्स के जो साउंड आते हैं उस पर डिपेंडेंट। जब संधान प्रक्रिया शुरू होगी तब उसमें बबल्स की वजह से हिजिंग साउंड आएगा। संधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये आवाज़ आना बंद हो जाएगा। फिर चौथा है अल्कोहल बेस्ड ऑब्जर्वेशन। जब संधान प्रक्रिया शुरू होगी तब अल्कोहल की ऑर्डर और टेस्ट दोनों माइल्ड यानी कि मंद रहेंगे। संधान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऑर्डर और टेस्ट दोनों तीव्र आने लगेंगे। फिर पांचवा है बर्निंग कैंडल टेस्ट। जलती हुई मैचस्टिक या फिर कैंडल को ध्यान से अगर संधान पात्र के मुंह तक ले जाए और वो बुझ जाए तो संधान प्रक्रिया शुरू है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वो संधान के दौरान उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बुझ जाएगा। और अगर वो जलते रहे तो उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होना बंद हो चुका है और संधान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। फिर सिक्स्थ है लाइम वाटर टेस्ट, यानी कि चूने के पानी का टेस्ट। संधान पात्र को संधि बंधन करते समय ढक्कन में 1 सेंटीमीटर विड्थ की स्मॉल ट्यूब लगाते हैं और दूसरी तरफ से उस ट्यूब को बंद करना है। 25 से 30 दिन के बाद एक पात्र में लाइम वाटर रखकर ट्यूब को उस पात्र में ही ओपन करना है। लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट हो जाए उसका मतलब अभी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और संधान प्रक्रिया चालू है। और अगर लाइम वाटर का कलर चेंज ना हो तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कि संधान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लेकिन स्मॉल स्केल पर यदि संधान किया हो तो उसमें उतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता जो लाइम वाटर को मिल्की वाइट बना सके। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन हमें संधान प्रक्रिया शुरू है या पूरी हो चुकी है वो इंडिकेट करते हैं। फिर लेटर द सिम्टम्स ऑफ फर्मेंटेशन कंप्लीशन आर लुक्ड फॉर। आफ्टर कंफर्मिंग कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन विथ द हेल्प ऑफ कंफर्मेशन टेस्ट प्रिपेयर्ड मिक्सचर इज फिल्ट्रेट। संधान प्रक्रिया पूरी होने के लक्षण देखकर इस मिक्सचर या लिक्विड को फिल्टर कर लेना है। फिल्टर्ड इज स्टोर्ड इन एयरटाइट बिग कंटेनर फॉर 15 to 13 days। फिल्टर किए हुए प्रिपरेशन को एक एयरटाइट कंटेनर में 15 से 30 दिन के लिए रखना है। इट इज़ अगेन साइफन आउट, फिर उसे अगेन साइफन आउट करना है। फिर मिक्स्ड कस्तूरी 3 ग्राम, उसमें 1 शाण यानी कि 3 ग्राम कस्तूरी ऐड करना है। तो इस तरह से ये 10 मोलार ईस्ट बन के तैयार है। अब
अब देखते हैं उसके स्टोरेज और पैकेजिंग के बारे में। पैक्ड इन अ सूटेबल एयरटाइट कंटेनर लेबल्ड एंड डिस्पेंस। किसी भी आसव या अरेस्ट को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। अब कुछ प्रिकॉशंस है, ये दसमूलारिस्ट बनाते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। ड्यूरिंग क्वाथ प्रिपरेशन मंदाग्नि शुड बी अप्लाई। क्वाथ बनाते समय मंदाग्नि ही देनी चाहिए। मधुर द्रव्य आर एडेड इन क्वाथ आफ्टर इट बिकम्स कूल। सारे मधुर द्रव्य क्वाथ पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही ऐड करना है। गुड़ शुड बी डिसॉल्व वेल। गुड़ को अच्छी तरह से कम्प्लीटली डिसॉल्व करना है। मिक्स वेल गुड़ एंड हनी। गुड़ और मधु को ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्रक्षेप द्रव्य शुड बी कम्प्लीटली ड्राई। प्रक्षेप द्रव्य चूर्ण स्वरूप में और कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए और नॉन इन्फेस्टेड होने चाहिए। टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन शुड बी मेंशन। संधान के लिए जो टेम्परेचर दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, वो हमें पूरी संधान प्रक्रिया होने तक मेंटेन करना है। अल्कोहल परसेंटेज शुड बी इन बिटवीन 5% टू 15%। संधान प्रक्रिया उसमें अल्कोहल का एक मेज़रमेंट दिया गया है जो कि 5% से 15% तक है, वो भी इसमें हमें मेंटेन करना है। अब उसके कुछ फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। वो रेडिश कलर का होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। इट हैविंग ऑडर ऑफ कस्तूरी। कस्तूरी एक सुगंधी द्रव्य है जो हमने लास्ट में ऐड किया है, जिसकी वजह से उसमें कस्तूरी की एक स्मेल आती है। फिर उसका टेस्ट है वो बिटर स्वीट एंड शार्प टेस्ट रहता है। फिर मात्रा और अनुपान। आसव या अरिस्ट की मात्रा 15 से लेकर 30 ml तक की होती है और अनुपान जनरली जब मेंशन ना किया हो तब उसे पानी के साथ देना चाहिए। पानी इक्वल या फिर उससे डबल क्वांटिटी में ले सकते हैं। फिर उसके गुण के बारे में कुछ देखते हैं। दसमूलारिस्ट के काफ़ी सारे गुण हैं। उसका वीर्य उष्ण है और विपाक उसका कटु है। उष्णक वीर्य की वजह से ये दीपन और पाचन करता है और रुच्य भी है। वात का अनुलोमन करता है, इसलिए वातानुलोमक है और वात का शमन भी करता है। शूलहर है। फिर दसमूलारिस्ट की वजह से ये सभी गुण उसमें होते हैं और उसके साथ साथ उसमें जीवनीय वर्ग के कुछ द्रव्य भी ऐड हुए होते हैं। इसकी वजह से ये बल्य है, पुष्टिदायक है और जीवनीय है। गर्भ उत्पादक में ये सबसे यूज़फुल है। गर्भाशय के विकारों के लिए ये उत्तम औषध है। फिर तेज, वीर्य और बल को बढ़ाता है। स्तंभक है और ग्राही भी है। मॉडर्न एस्पेक्ट से इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी विच रिड्यूस इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग। सेकेंड इज एनाल्जेसिक विच रिड्यूस द पेन। थर्ड इज स्टिम्युलेंट विच स्टिम्युलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फोर्थ इज टॉनिक which gives energy. Fifth is antipyretic which reduce fever. Especially after parturition it is used to decrease fever etc. complications. Last is carminative which relieves flatulence or distension. अब जानते हैं उसकी रोगग्नता यानी कि इंडिकेशंस। ग्रहणी में दीपन पाचन करता है और अग्नि को भी बल देता है, इसलिए ये ग्रहणी में और मंदाग्नि में यूज़फुल है। रुच्य है इसलिए अरुचि में दिया जा सकता है। फिर श्वास और कास, ये वातज श्वास और वातज विकार और शुष्क कास में ज़्यादातर दिया जाता है।
क्योंकि ये वात का शमन करता है, वात का अनुलोमन करता है, इसलिए सभी प्रकार के वात रोग में भी इंडिकेटेड है। शूल होने की वजह से शीरशूल, परिणाम शूल, कुक्षी शूल आदि में उपयोगी है। फिर अस्थि क्षय, अस्थि और वायु का आश्रय भाव होता है। वात को कम करके अस्थि को बढ़ाता है, अस्थि को बल देता है और अस्थि क्षय को ठीक करता है। फिर गुल्म और उदर रोग में भी इंडिकेटेड है। पांडु, कामला और कुष्ठ में भी दे सकते हैं। फिर प्रमेह में देते हैं, लेकिन दसमूलारिस्ट में गुड़ और शर्करा ज़्यादा होता है। इसी कारण रोगी को नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। ज़्यादातर ये वातज प्रमेह में उपयोगी है। फिर है अश्मरी, मूत्रकृच्छ, अर्श, भगंदर। भगंदर में व्रण होने से और पूय युक्त हो और आसानी से भर ना रहा हो, उस वक्त दसमूलारिस्ट उत्तम औषधि है जो बल देती है, शरीर के सभी धातुओं की पुष्टि करती है। व्रण की वजह से रक्तादि धातुओं का क्षय हो जाता है, तब ये सभी धातुओं का पोषण करती है। फिर क्षय रोग और धातु क्षय, धातु और बल का नाश होता है इसमें, उस वक्त दसमूलारिस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जीवनीय गण के 8 औषध है और दूसरे बल प्रदायक औषध भी है जो कि पुष्टिदायक है, तेज, वीर्य और बल को बढ़ाता है। दसमूलारिस्ट का मेन इंडिकेशन है प्रसूति और गर्भाशय विकार। प्रसूति के बाद उत्पन्न होने वाले उपद्रव में ये उत्तम औषधि है। जीवनीय गण के औषध होने से ये सूती का ज्वर को उत्पन्न नहीं होने देती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। फिर जो प्रसूति के बाद अतिसार या संग्रहणी जैसे रोग होते हैं, उसमें भी ये यूज़फुल है क्योंकि ये ग्राही और स्तंभक है। फिर गर्भाशय की शुद्धि करता है और गर्भ उत्पादक है, इसलिए इसे गर्भ कहा गया है। फिर प्रदर में भी ये यूज़फुल है। अब आमयिक प्रयोग देखते हैं। इन प्रसूता स्तन्य क्षय, 1 तोला शतावरी, एड 20 तोला water, mixed and boiled till remain 5 tola. Add 1 tola Desmolarist, given twice in a day. It will increase स्तन्य। प्रसूति के बाद अगर स्तन्य कम हो तो उस वक्त दसमूलारिस्ट का प्रयोग करते हैं। 1 तोला शतावरी लेकर उसमें 20 तोला पानी मिलाकर 5 तोला बच जाए तब तक उसे उबालते हैं और फिर उसमें 1 तोला दसमूलारिस्ट ऐड करते हैं और दिन में ये 2 बार दिया जाता है। इसके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या रखना होगा? इन पित्त प्रधान प्रकृति ऑफ प्रसूता दसमूलारिस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जिस प्रसूता में उसकी प्रकृति पित्त प्रधान हो उसमें ये दसमूलारिस्ट ध्यान से या फिर नहीं देना चाहिए क्योंकि ये उष्ण वीर्य वाला होता है। फिर दूसरा है इन वातज, श्वास एंड शुष्क कास। दसमूलारिस्ट इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड गिवन टू पेशेंट विथ द गैप ऑफ 2 hours। वातज, श्वास और शुष्क कास हो तो उसमें दसमूलारिस्ट को इक्वल या फिर डबल क्वांटिटी में पानी के साथ मिलाकर पेशेंट को हर 2 घंटे में देना चाहिए। इन क्षय, ये धातुओं को भी बढ़ाती है इसलिए क्षय में भी दिया जाता है। दसमूलारिस्ट इज मिक्स्ड विथ कोड लिवर ऑयल इन इक्वल और मोर क्वांटिटी इज बेनिफिशियल। दसमूलारिस्ट को कोड लिवर ऑयल के साथ इक्वल या फिर डबल क्वांटिटी में देते हैं। फिर ये कुछ इसके इमेजेस हैं। अभी के समय में कौन कौन सी कंपनी जो बनाती है उसके कुछ इमेजेस हैं। ये फर्स्ट है डाबर का दसमूलारिस्ट, सेकंड है झंडू का दसमूलारिस्ट, थर्ड है सांडू का दसमूलारिस्ट, फिर है वैद्यनाथ का दसमूलारिस्ट,
उसके बाद है पतंजलि का, और जो लास्ट है वो दूध पापेश्वर। ये थी 10 मूलारिस्ट संधान कल्पना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।